हेलो 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 माइक चेक। हेलो 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 माइक चेक। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? वेरी 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 गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे सभी के हाल चाल सभी के? वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज धोखा हो गया तुम्हारे साथ? अच्छा, तुम्हारे साथ ही हुआ था क्या? कामेश सर बोले तो धोखा हो गया, आज धोखा कर दिया कामेश सर ने। हाँ भाई, वेरी 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 गुड इवनिंग। कैसे सभी के हाल चाल? चलिए, हाँ भाई, तो हम करते हैं आज क्लास की शुरुआत। आज हमारी आखिरी क्लास इस चैप्टर की। इस चैप्टर में हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, है ना। एक छोटा सा और कंसेप्ट होता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं, हमारे पास समय है अभी तो। उसके बाद में अच्छा, बायोलॉजी में धोखा हो गया। बायोलॉजी में क्या धोखा हो गया तुम्हारे साथ? अच्छा, तभी पार सर अभी आकर हंस रहे थे यहां पर। क्या धोखा हो गया बायोलॉजी में तुम्हारे साथ? यश कुमार, तुम्हारे साथ ही हुआ है या बाकी सबके साथ भी हुआ है? हाँ, सुमित बेटा शांति बनाए रखे, आपका डाउट जरूर बताया जाएगा। दिव्यांशी बेटा, कल ही मैंने आपका नाम लिया था, परसों भी मैंने आपका नाम लिया था। अच्छा, छुट्टी बोलकर क्लास हो गई थी, तो अच्छी बात है फिर तो। हाँ, वो मुझे पता चला था। हाँ, पार्सल की थोड़ी तबीयत डाउन थी, तो तो बहुत अच्छी बात है ना यार, कि अगर किसी की तबीयत खराब होने के बावजूद वो आपके लिए क्लास लेने के लिए खड़ा है, या कोई व्यक्ति आपके लिए करने के लिए तैयार है, तो उससे बढ़कर बात क्या होगी यार। कि अगर कोई तबीयत खराब है, क्लास नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी दवाई खा खा के अगर क्लास ले रहे हैं, तो इससे ज्यादा समर्पण तो आपको नहीं मिलेगा कहीं। और इसके लिए आपको खुश होना चाहिए। चलिए, तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत, है ना। हमने छदम बल तक की सारी कहानी कर ली है। हमें होमवर्क के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, और होमवर्क की कुछ बातें, मैं होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक और प्रकार का सवाल होता है, ये इस प्रकार का कुछ सवाल होते हैं, ये भी मैं आपको करना सिखा देता हूं। ये वाले जो सवाल है, ये कहलाते हैं बाधित गति के सवाल। कैसे कहलाते हैं? बाधित गति। बाधित गति, या अंग्रेजी में कहते हैं इसे कंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन या बाधित गति क्या होता है? कंस्ट्रेंट मोशन या बाधित गति क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट सी एक मजेदार सी कहानी है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन मतलब ये, ऐसे इस पे डायरेक्ट नीड पे कभी सवाल नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि आ जाए आने वाले समय में, तो इसलिए हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो अब कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है ये समझ लेते हैं एक बार, है ना। कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है एक बार ये समझते हैं। देखो, क्या होता है कभी कभी कि हमारे पास जो वस्तु गति कर रही है, इसमें न्यूटन के गति के नियम का, या न्यूटन की गति के नियम जो हम पढ़ते हैं चैप्टर, उसका इतना ज्यादा रोल नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहां पर इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। वैसे इसका जो बेसिक कंसेप्ट है कि ऐसा क्यों हो रहा है, या मतलब क्यों हो रहा है वो तो हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन हम ये सब क्यों कर रहे हैं, वो कार्य ऊर्जा शक्ति, मतलब अगला चैप्टर जो होता है उसके अंदर छुपा हुआ है ये। लेकिन मैं आपको अभी समझा देता हूं कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, क्योंकि दुनिया इसी चैप्टर में पढ़ती है वाली सारी बातें। क्या होता है कभी कभी कि हमारे पास अगर कोई एक गति होगी, तो उसी के कारण दूसरी गति होती है ना। तो इस प्रकार के मोशन को कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। या किसी एक वस्तु की गति जो हो रही है वो दूसरी पे निर्भर करती है, उस प्रकार के मोशन को कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं, है ना। इसके काफी सारे एग्जांपल्स, जैसे मान के चलो यहां पर कि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक की गति आगे की तरफ हो रही है, मान के चलो इसका वेग v' हो गया।
तो ये आगे क्यों जाएगा? ये आगे तब जाएगा जब इसे रस्सी से इधर से खींचा जा रहा है ना, ये रस्सी से बंधा हुआ है। तो यहां पर मामला ये है सर कि जब ये रस्सी आगे की तरफ खींचेंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ऐसे नहीं ऐसा हवा में उड़ नहीं जाएगा ना, क्योंकि सर इसका भी द्रव्यमान है, जमीन से चिपक के चलेगा। तो अगर ये जमीन से चिपक के चल रहा है तो हम गति करवा रहे हैं, उसको गति हो रही है इसकी, तो ये कौन सी दिशा में गति हो रही है? सर ये आगे की दिशा में गति हो रही है, ठीक है। तो यहां पर इसका वेग आगे की दिशा में कितना होगा, है ना, कितना होगा यह हमको पता करना है। तो इसी प्रकार से यहां पर देखते हैं, देखो इसमें क्या हो रहा है। इसमें अगर मैं F बल ऊपर की तरफ खींचूं तो मेरे F बल के कारण ये घिरनी ऊपर आएगी, ये रस्सी जो है वो घिरनी पर से गुजर कर, है ना, मतलब ये घिरनी से लगी हुई है और ये दूसरी वाली घिरनी से एक द्रव्यमान है। तो अगर मैं इसे ऊपर खींचूंगा तो मैं खींच रहा हूं घिरनी को, लेकिन ये 2 किलो वाला द्रव्यमान ऊपर उठने लगेगा। तो इस टाइप के मोशन जो होते हैं वो कंस्ट्रेंट मोशन कहलाते हैं, मतलब एक गति करेगा उसकी वजह से दूसरी की गति होगी। या जैसे देखो यहां पर एक रॉड है, तो ये रॉड में हमको सवाल में बोला कि ये रॉड फिसलना शुरू कर रही है, तो ये इसका एक सिरा ए बिंदु पे नीचे की तरफ जा रहा, बी से आगे की तरफ जा रहा, तो ये नीचे जाएगा या आगे जाएगा, तो ऐसे कुछ आगे बढ़ती जाएगी ये रॉड। तो हमें निकालना होगा नीचे वाला सिरा कितने वेग से गति कर रहा है। या जैसे ये वाला सवाल भी कि हमने यहां पे इस पुली को या घिरनी को एक रस्सी से खींचा तो ये द्रव्यमान कितना आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इन सब के लिए कुछ छोटा मोटा डेरिवेशन टाइप सा होता है, लेकिन मैं वो डेरिवेशन वगैरह में नहीं जाना चाहता हूं, मैं आपको सीधे सीधे करना बताता हूं कि ये करते कैसे है और इनमें सब में क्या चक्कर है। तो बाधित गति या कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप में क्या होता है बेटा, कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है कि हमारे पास ना एक की गति होती है, उसी की वजह से दूसरी की गति होती है। तो इन सब में हमारी मदद करता है तनाव बल। कौन मदद करता है? तनाव बल। तो कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप में तनाव बल, है ना, तनाव इंटू एक्स जो होता है या विस्थापन क्या है, तनाव इंटू किसी भी निकाय में, ऐसा लिख देते हैं, किसी भी निकाय में T इंटू एक्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है ना। देखो भाई, किसी भी निकाय में आवाज आ रही है, एक्चुअल में पार्सर आए थे तो उनसे मैं थोड़ा डिस्कशन कर रहा था, ठीक है, हाँ, क्या धोखा हुआ। तो किसी भी निकाय में है ना, हमारे पास अगर कोई एक निकाय है तो उस निकाय में एक्चुअल में क्या होता है, जो आंतरिक बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है, ठीक है। तो आंतरिक बल का कार्य शून्य होता है, तो उसमें उसी कारण हम देख सकते हैं कि किसी भी निकाय में T इंटू एक्स जो होता है, मतलब तनाव इंटू विस्थापन, T इंटू एक्स कांस्टेंट होता है, नियत होता है। या इसी का अवकलन करके मैं T इंटू वेग, तनाव इंटू वेग भी लिख सकता हूं, V क्या है वेग, और इसी का अवकलन लिख कर मैं T इंटू ए मतलब त्वरण, मल्टीप्लाई बीच में ना बेटा, त्वरण भी लिख सकता हूं, और ये भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या चक्कर है यहां पर, है ना, और ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो जैसे अभी हमें विस्थापन की तो बात नहीं आएगी, T इंटू वी की ही बात आएगी, इंपॉर्टेंट है ना, T इंटू वी की ही बातें आएगी जो हमें करना है या जिससे हमारे सवाल बनेंगे। तो T इंटू वी क्या कहना चाह रहा है सर, ये बहुत अजीब सी बातें लग रही है। देखो T इंटू वी कॉन्स्टेंट, मतलब मैं लिख सकता हूं T1V1 बराबर होगा T2V2 के। अब ये कैसे लगाते हैं और इसका क्या चक्कर होता है, ये मुझे आपको समझाना है ना। क्या चक्कर है इसका कि अगर मान के चलो एक रस्सी है, तो इस रस्सी में अगर हमारे पास एक रस्सी है तो इस रस्सी में तनाव तो हमेशा समान होता है,
लेकिन वेग भिन्न भिन्न हो सकता है। तो उसी का उपयोग करना है हमें, या वेग भिन्न भिन्न जो होगा उसी का उपयोग करके हमें एक्चुअल में v2 वेग निकालना होता है ना। तो क्या कहना चाह रहे हैं और ये क्या कंसेप्ट है, जैसे ये कंसेप्ट कहां लगेगा, ये इन प्रकार के सवाल में लगेगा जहां पे हमें वेग वगैरह पूछा जाए। ठीक है, जैसे यहां पर एक ब्लॉक को चिकने तल पर v वेग से गतिशील रस्सी द्वारा चित्र अनुसार खींचा जाता है, तो ब्लॉक का क्षैतिज वेग क्या होगा, है ना। तो कैसे करेंगे इसको, देखो क्या होता है बेटा, यहां पर इसको कैसे करते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस पूरी रस्सी में तनाव T होगा सर, इस पूरी रस्सी में तनाव कितना होगा T, इसमें ऊपर की तरफ तनाव T लग रहा है, इसमें तनाव T इस तरफ लग रहा होगा, तो पूरी रस्सी में तनाव कितना है T है। तो अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे T1 V1 बराबर T2 V2 का, है ना। ये तनाव इंटू वेग जो होता है वो कांस्टेंट होता है। एक्चुअल में आंतरिक बल होता है, आंतरिक बल का किया गया कार्य शून्य होता है, तो उसी कंसेप्ट से ये उत्पत्ति होती है इस चीज की, है ना। ये T1 V1 बराबर T2 V2। तो कैसे करेंगे, देखो मैं आपको करना सिखाना चाहता हूं बेसिकली। तो ये है पॉइंट नंबर 2 और ये है पॉइंट नंबर 1। तो अब यहां पर हम लिखेंगे T1 V1 बराबर T2 V2। अब सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, जब भी ये लगाएंगे हम, तो यहां पे वेग का घटक तनाव की दिशा में होना चाहिए, है ना। वेग का घटक तनाव की दिशा में होना चाहिए। यहां पे चाहो तो लिख लो वेग का घटक, अच्छा वेग का घटक तनाव की दिशा में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तनाव की दिशा में होना चाहिए। मतलब कि यहां पर अगर हम देखें ध्यान से, तो ये तनाव कितना है, अच्छा इस बिंदु पर देखें सर, तो इस बिंदु का T है और वेग V है, अच्छा बराबर होगा। इस बिंदु पर भी वही होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी रस्सी एक ही है, ये पूरी रस्सी एक ही है। तो यहां पर क्या हो रहा है सर, यहां पे तनाव तो T है, लेकिन वेग एक्चुअल में V' इस तरफ है, V' वेग इस तरफ है। तो V का घटक जो है, या V' का घटक जो है, वो तनाव की दिशा में होना चाहिए, तो ही बात बनेगी। तो यहाँ पे V2 जो होगा हमारा V2, ये जो V2 हो जाएगा, मतलब कि यहां पर ये जो होगा ये इस दिशा में वेग, देखो भले ही ये जा रहा है इस दिशा में, लेकिन इस दिशा में क्यों जा पा रहा है, क्योंकि रस्सी उसे इधर खींच रही है। तो वेग का घटक तनाव की दिशा में हो जाएगा V' sin थीटा। कितना हो जाएगा, है ना, यहां पर हो जाएगा V' sin थीटा। बात समझ में आई तुम्हें। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि क्षैतिज वेग जो है वह कितना है, क्षैतिज वेग V' है। ओके सर, तो हमें क्या करना है, हमें वेग का घटक तनाव की दिशा में करना है। क्यों तनाव की दिशा में करें सर वेग का घटक, क्यों, क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या है, इसको ऐसा भी समझ सकते हो आपको। अगर ये फील नहीं आ रहा तो देखो ऐसा समझो, अगर मेरे पास ये पूरी रस्सी है, तो क्या इस रस्सी के तरीका नंबर 2 बता रहा हूं इस चीज को समझने का, क्या, अगर मेरे पास ये पूरी रस्सी है, तो क्या ये रस्सी मैं खींचूंगा तो लंबी हो जाएगी, क्या मैं इसे छोड़ दूंगा तो छोटी हो जाएगी, नहीं सर। इस रस्सी की लंबाई नियत रहने वाली है। आप इसे खींचोगे तो भी उतनी लंबाई रहेगी, छोड़ दोगे तो भी उतनी लंबाई रहेगी। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर इनमें कोई भी कण, या रस्सी पर मैंने मान के चलो कि रस्सी पे मैंने बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु बना दिए। देखो जिसको समझ नहीं आ रहा उसके लिए एक लाइन में बता देता हूं, T1 V1 बराबर T2 V2 के लिए। ठीक है, 2 तरीके से समझाऊंगा। क्या कि यहां पर अगर मैं इसे खींच रहा हूं V वेग से, तो क्या यहां पर ये जितने छोटे बिंदु बनाए, इनके बीच दूरी बढ़ेगी घटेगी या नियत रहेगी, इनके बीच में दूरी बढ़ेगी घटेगी या नियत रहेगी, ये बताओ। हाँ, फर्स्ट तरीके से हमारे पास आंसर आ चुका है। क्या हो गया, ये T से T कट गया, V बटा sin थीटा जो होगा वो हमारा V' आ चुका है। ठीक है, मतलब उसका क्षैतिज वेग आ चुका है। अब दूसरे तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। नियत रहेगी, 100% नियत रहेगी। मतलब यह है कि सर यहां पर ये सारे के सारे बिंदु V वेग से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कितने वेग से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, V वेग से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, समान वेग से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर सारे के सारे बिंदु V वेग से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो
ये इस दिशा में कितने वेग से जा रहा होगा, ये निकालना है हमें। तो एक्चुअल में मैं घटक उस दिशा में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि तनाव पूरी रस्सी में समान है और यहां पे हर एक बिंदु का वेग पता है मुझे, वी वेग से आगे बढ़ रहा है वो। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए हमने ये दूसरे मेथड से मैं समझा रहा हूं इस चीज को, यहां पे T1 V1 तो रखा क्योंकि यहां पर वेग और तनाव सेम है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर सिर्फ तनाव इस दिशा में है और वेग हमने V' माना इधर जो हमको निकालना है, लेकिन हमें इसका घटक इस तरफ रखा। क्यों रखा इस तरफ, क्योंकि यहां पर सर सारे वेग समान है। तो V2 की जगह हमने V2 या V' साइन थीटा करा, इससे T से T कट गया, V साइन थीटा आंसर आ गया, है ना। ये कुछ जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ये मतलब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, आएंगे कल को तो ऐसे ही आएंगे, वरना क्वेश्चन इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, V का घटक कैसे करा, ये V' इधर है बेटा, तो V' का घटक रस्सी की दिशा में, तो घटक कैसे होता है, घटक कैसे होता है सर, यहां पर घटक करना है तो ये अगर कोण, ये कोण के साथ घटक करता हूं मैं, देखो ऐसा कुछ होगा ना, ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, ओके सर। तो ये अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, एक कोण थीटा, एक 90 माइनस थीटा, एक कोण थीटा, एक 90 माइनस थीटा, ये हमने करके बताया था आपको बहुत बार नत समतल पर। तो अगर ये V' है तो V' के दो घटक होंगे, इधर वाला घटक V' cos थीटा हो जाएगा और इधर वाला घटक V' sin थीटा हो जाएगा। कोण के साथ वाला cos t, कोण के लंबवत वाला sin। ठीक है, यहां अगर घटक देने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि T और V एक ही दिशा में है। इसी प्रकार से और थोड़े आसान सवाल करवाता हूं इस पे, जैसे देखो ये वाला सवाल उससे थोड़ा आसान है, थोड़ा आसान है। कैसा है, इसमें घटक लेने की भी जरूरत नहीं है। क्या कहना चाह रहा है यहां पर, क्या कहना चाह रहा है यहां पर कहना चाह रहा है कि सर प्रदर्शित चित्र में घिरनी को u वेग से आगे की तरफ खींचा जा रहा है, तो रस्सी से जुड़े हुए ब्लॉक का वेग क्या होगा, तो ये ब्लॉक का वेग निकालना है इस दिशा में v। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे इस दिशा में वेग v। तो अगर मान के चलो हमने बोला कि इस पूरी रस्सी में तनाव हो जाए T, कितना हो जाए, इस पूरी रस्सी में हो जाए तनाव T। तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कि यहां पर हाथ में तनाव 2T होगा, पहले तो इतना बता दो, क्या हाथ में तनाव 2T होगा, बिल्कुल सर, हाथ में तनाव 2T होगा। रुक जाओ, आराम से एक एक करके कर लो ना। ये इतने सारे बच्चों ने आंसर कैसे बता दिया, तुम्हें समझ में आ गया या फिर पहले से पता थी ये वाली बात? बहुत सारे बच्चों ने आंसर बताया, मतलब आई एम शॉक्ड। क्या सभी ने, जितनों ने भी आंसर बताया, ईमानदारी से बताओ, क्या सबने T1 V1 बराबर T2 V2 करके आंसर निकाल लिया था? तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर इस बिंदु पर देखेंगे हम सर, तो फिर से लगाएंगे T1 V1 बराबर T2 V2। तो मान के चलो एक, इसे हमने बिंदु नंबर 1 बोल दिया, इसे हमने बिंदु नंबर 2 बोल दिया। तो यहां पर हमने कंसेप्ट बता दिया। अरे गजब, लॉजिक से आ गया, अरे बहुत ही सही। तो यहां पर T1 कितना है सर, T1 जो है वह हो गया, यहां पर फर्स्ट वाले बिंदु पर सर 2T तनाव है और ये जा रहा है u वेग से आगे। इस बिंदु पर क्या हो रहा है सर, इस बिंदु पर तनाव T है और ये जा रहा है v वेग से आगे, T से T कट गया, फिर से 2u बराबर v आ गया, 2u बराबर v आ गया। क्लियर है, आई बात समझ में? हाँ, PYQ में आया, लेकिन वो बहुत पहले आया, मतलब वो AIPMT PET और PMT वगैरह होते थे तब का सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा होगा सर, इसमें हमें बोला कि यहां पर बल F है। देखो, तो इसमें एक्चुअल में हमें क्या पूछता है सवाल में, है ना, हमसे सवाल में पूछता है कि अगर मान के चलो यहां पर बल F लगाया जा रहा है, इसे ऊपर खींचा जा रहा है A त्वरण से, तो इसका त्वरण ऊपर की दिशा में क्या होगा, क्या होगा? या अभी के लिए इतना मान लेते, त्वरण ना मानते, वेग ही कर रहे, तो मान के चलो इसका वेग v है, तो इसका वेग ऊपर की दिशा में क्या होगा, है ना, इसका वेग पूछ लिया, v' पूछ लिया हमसे, सेम सवाल, सेम कंसेप्ट। तो यहां पर क्या होगा,
यहां पर क्या होगा, यहां पर अब हमारे पास क्या बल है, और हमने F बल लगा तो V वेग से ऊपर उठा मान के चलो, तो ये नियत बल लग रहा है ना, तो यहां पर V डैश क्या होगा। हाँ, मैकेनिकल एडवांटेज वगैरह भी देख लेंगे हम, इसमें कर लेंगे, लेकिन अभी पहले तो ये बताओ भाई कि इसमें सवाल दूसरा है, क्वेश्चन मतलब फोटो वही है लेकिन सवाल दूसरा है, तो कितने वेग से ऊपर उठ रहा होगा। तो यहां पर सर हम क्या करेंगे, मान के चलो इस पूरे में तनाव T है, इस पूरे में तनाव T है, तो इसमें तनाव 2T होगा, इसमें तनाव 2T होगा, और ये वाले में तनाव 4T होगा। क्या मैंने सही करा, एक में तनाव T, इसमें T, तो इसमें 2T, और इसमें 2T, तो नीचे वाले में 4T है ना, 2T 4T बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, सर हम लिखेंगे T1 V1, या इसे बिंदु नंबर 1 बोल देते, इसे बिंदु नंबर 2 बोल देते, तो यहां पर हो जाएगा T1 V1 बराबर T2 V2। तो पहले वाले का वेग कितना है सर, पहले वाले का तनाव T, वेग V, दूसरे वाले का तनाव 4T और वेग V डैश, तो T से T कट गया, V/4 आ गया V डैश। क्लियर है मामला। तो यह V/4 वेग से ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे से काम इसमें कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें यह सवाल का कंसेप्ट यही है, लेकिन करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। एक और सवाल, ये वाला सवाल, अच्छा चलो एक पहले यारा सवाल भी कर ही लेते हैं इसी कंसेप्ट पे, फिर एक रॉड वाला सवाल मैं आप लोगों को करवाऊंगा, वो भी है बाधित गति का ही सवाल, लेकिन उसका करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 mg का क्या हुआ बेटा, 20 mg का कुछ नहीं करा, हमने बोला ये नियत वेग से ऊपर जा रहा है, यह नियत v वेग से ऊपर जा रहा है। बस है ना, बाकी वो जिसको 20 mg का क्या होगा, वो वाला जो सवाल है या वो वाली जो बात है, वो क्या होता है, वो होता है मैकेनिकल एडवांटेज। एक और छोटी सी बात होती है ना, किन्हीं किताबों में लिखा हुआ होता है मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज, चलो लिख लेते हैं हम भी, मैकेनिकल एडवांटेज है ना। ये सब जो बातें मैकेनिकल एडवांटेज वगैरह की है ना, या यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ, ये कहीं कहीं पर आपको ऐसा सवाल इक्का दुक्का मिल जाएगा पड़ा हुआ। तो यहां पर क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं आंतरिक लाभ क्या होता है। क्या होगा यहां पर कि अगर हम ध्यान से समझे तो देखो ये बिल्कुल आसान सी बात है कि सर इसमें तनाव T है, इसमें तनाव 4T हो गया है, नीचे वाले में तनाव 4T हो गया है, नीचे वाले में तनाव 4T हो गया है। तो यांत्रिक लाभ क्या होता है, यांत्रिक लाभ क्या होता है कि हम पुली वगैरह का इस्तेमाल करके हमारा जोर जो लग रहा है वो हम कम कर दे, हम कम कर दे। कैसे, देखो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर ये जो 4T है वो 20G के बराबर होना चाहिए। अगर मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, यहां पर F बल से मैंने इसे पकड़ के रखा हुआ है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 4T जो होगा वो 20G के बराबर होगा। अरे बोल मेरे प्यारे, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या 4T जो होगा वह 20G के बराबर होगा। तो यहां से अगर मैं इसे काट दूं तो ये 5G या तनाव जो है 5G या 50 न्यूटन के बराबर आ गया, 50 न्यूटन के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहां पर इसमें क्या मुझे पता चला, मुझे पता चला कि सर जहां से हमने पकड़ रखा था वहां पर तो तनाव T था और यहां पर तनाव 4T है। तो मुझे इसे पकड़ कर रखने में अब मुझे देख, अगर मान के चल मैंने इसको ऐसे पकड़ कर रखा हुआ, तो कैसे पकड़ कर रखा हुआ था, यहां पे 20 किलो का द्रव्यमान है और मैंने इसे ऊपर की तरफ, मैंने इसे ऐसे ऊपर की तरफ पकड़ा होता T से, तो मुझे यहां पर जो तनाव लगाना पड़ता है इस कंडीशन में, यहां पर जो तनाव होता है वो मेरा 200 न्यूटन हो जाता। लेकिन यहां पर अब मुझे ये 4T यहां है, T यहां है, तो मुझे यहां पर
50 न्यूटन का बल लगाना पड़ रहा है इसे पकड़ने के लिए। तो ये मेरे लिए लाभ हो गया है ना, ये मेरे लिए मजेदार बात होगी कि सर ये है 200 न्यूटन का, ऐसे पकड़ कर रखने के लिए 200 न्यूटन का आपको बल लगाना चाहिए था, लेकिन आपने पुली के अंदर एक और पुली लगा दी, तो इसकी वजह से वहां पर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया और आपको अब केवल 50 न्यूटन का बल लगाना पड़ रहा है। तो इसी चीज को बोलते हैं यांत्रिक लाभ। क्या यांत्रिक लाभ कितना हो गया मेरे पास? यांत्रिक लाभ हो गया 4 का। यांत्रिक लाभ हो गया मेरे पास यहां पे 4 का। मैकेनिकल एडवांटेज या यांत्रिक लाभ, ये क्या होगा? ये क्या होगा? भार कितना था, कितना भार आपने उठाया, बटे में बल कितना लगाया, बटे में बल कितना लगाया। जैसे यहां पर इसके लिए हम बोल सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज कि सर भार जो था वो था 200 न्यूटन का और हमने लगाया 50 न्यूटन का बल, तो 4 गुना ज्यादा बल उठा पाएंगे हम, है ना। या अगर मैं यहाँ पे 100 न्यूटन लगाता हूं, यहाँ पे 400 न्यूटन या 40 किलो का बल उठा सकता हूं, ठीक है। तो इसे हम मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। बाकी हम तो ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग है, दोनों कंसेप्ट अलग अलग है। मैंने समझा साथ में दिए भले, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल अलग अलग है। इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है ना। मैकेनिकल एडवांटेज जो था वो हमने पूरा अलग से ही समझा है। क्लियर है मामला? चलो अब हम वापस जा रहे हैं इसी प्रकार के सवालों पर हम वापस जा रहे हैं, है ना। एक और हमारे पास सवाल है, ये रहा दिलचस्प सा सवाल। क्या है सवाल? सवाल में बोल रहे हैं कि हमारे पास यहां पर ये घिरनी है, यहां पर ए है, यहां बी है और यहां θ1 कोण है, यहां θ2 कोण है। अच्छा सर, यह वेग v1 इधर है, एक वेग v2 आगे की तरफ है। तो हमसे पूछा गया ये कौन वाला, बेटा यही वाला सवाल तो अभी करवाया। हमसे पूछ रहे हैं कि v1 बटा v2 का अनुपात क्या होगा। फोटो देखो और बोला है v1 बटा v2 का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है हमसे, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये वाला सवाल। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हमारे पास तरीका वही होगा। देखो क्या हो रहा है सर, इस पूरी रस्सी में, क्या मैं बोल सकता हूं इस पूरी रस्सी में तनाव T होगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इस पूरी रस्सी में तनाव T होगा? ठीक है। तो यहां पर अब घटक देखो, घटक हमें किस दिशा में करने होते हैं? हमें रस्सी की दिशा में, तनाव की दिशा में घटक करने हैं। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं सर, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर v1 का घटक जो इस दिशा में होगा और v2 का घटक जो तनाव की दिशा में होगा वो क्या क्या होंगे, है ना। तो वह निकाल लेते हैं अब एक बार हम। तो क्या आ जाएंगे घटक? देखो भाई यहां पे तनाव T है, तो ये वाला कोण θ1 बोला गया है। तो एक बार आपको घटक करने में आसानी हो इसलिए बस मैं v1 को बता देता हूं। v1 है इस दिशा में, ठीक है, और आपको घटक लेना है इधर, और ये वाला कोण है θ, ठीक है। इसी प्रकार से v2 को भी बना देता हूं मैं यहां पर। ये सब आज एक ऐसा समझो यार कि आज जो है ना, आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें 90% बातें जो है वो जेई वाली चल रही है, जेई वाली चल रही है ना। मतलब आज होमवर्क में भी मैंने आपको बहुत सारे सवाल जो है वो जेई मेंस लेवल तक के दिए हुए। थोड़ा सा हायर लेवल का हमको पढ़ना होगा, तभी जाके हम नीट में 100% बढ़िया कर पाएंगे। यहां पर v2 वेग इस दिशा में है, अच्छा, और हमें इस दिशा में घटक लेना है, इस दिशा में घटक लेना है, ठीक है। तो अगर इस दिशा में घटक लेंगे तो यहां पर ये वाला कोण कितना है सर? ये वाला कोण θ2 है। तो सर अब ये v2 के साथ तो कोण ही नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये कोण θ2, तो इस कोण को भी θ2 बोल सकता हूं मैं। क्या पहले तो बताओ, क्या कोण समझ में आ गए सभी को? क्या कोण समझ में आ गए सभी को? हाँ, ये बहुत आसान सी बात है, बस आपको घटक लेने हैं और सॉल्व करना है। तो क्या मैं v1 का जो घटक इस तरफ होगा उसे v1 अच्छा θ1 कोण है, cos θ1 बोल सकता हूं, और v2 का जो घटक इस तरफ होगा उसे v2 cos θ2 बोल सकता हूं। तो क्या अब यह तनाव की दिशा में? हाँ सर, तनाव भी इसी दिशा में। तो क्या तनाव की दिशा में घटक आ गया? हाँ सर, ये भी तनाव की दिशा में। क्या ये वाला घटक भी तनाव की दिशा में आ गया है? हाँ सर।
अच्छा, वैसे दिशा भली विपरीत है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन वो है तो उसी दिशा के या उसी लाइन के अनुदिश। तो हम यहां पर बोल सकते हो जाएगा T1V1 बराबर होगा T2V2 के, या एक्चुअल में लिखना पड़ेगा इसे T_V1 cos θ1 बराबर होगा T_V2 cos θ2। तो यहां से T से T कट गया, फिर से समान है T, तो V1 बाय V2 जो हो जाएगा वो cos θ2 बाय V1 बाय V2 निकालना ना, हाँ, तो ये हो जाएगा cos θ2 बाय cos θ1। क्लियर है मामला? क्या समझ में आ गया सभी को? क्लियर है कहानी? टी के घटक नहीं लेंगे बेटा, टी के घटक नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, टी के घटक क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि क्या है, यहां पर इस दिशा में इस पूरे में टी समान है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं टी का घटक इधर ले लूं और इस टी का घटक भी इधर ले लूं, तो क्या इस दिशा में टी समान है? नहीं 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 सर, टी समान नहीं है। एक्चुअल में हम जब T1V1 बराबर T2V2 कर रहे हैं, तो हम तनाव की दिशा में घटक इसलिए ले रहे कि हर एक बिंदु में यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से तक इस दिशा में क्या हो रहा है, इस दिशा में तनाव समान है। तनाव समान है, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस दिशा में हर एक बिंदु का वेग जो है वह समान है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्चुअल में वेग बराबर कर रहा हूं, इधर का वेग और इधर का वेग बराबर होना चाहिए। कि जिस वेग से, देखो आगे किसी भी वेग से जाए उससे मतलब नहीं है, मुझे इतना मतलब है कि सर ये देखो रस्सी की लंबाई कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर रस्सी की लंबाई कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना, रस्सी की लंबाई कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर रस्सी छोटी बड़ी नहीं हो रही, मतलब कि ये इस दिशा का वेग, ये इधर का वेग और इधर का वेग बराबर है, मतलब हर एक बिंदु का यहां से यहां तक वेग बराबर है। तो अब इधर वाले वेग का घटक इधर कर दिया और इधर वाले वेग का घटक बिंदुओं की दिशा में, रस्सी की दिशा में करा और उसको बराबर कर दिया अल्टीमेटली। क्लियर है कहानी? आया समझ में? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और लास्ट सवाल करते हैं। मुझे पता है ये सवाल थोड़े से डिफिकल्ट होते, इवन जी वालों को भी डिफिकल्ट लगते हैं, तो तुम्हें तो थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे ही, तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। बेटा साइन क्यों नहीं लिया? क्योंकि कॉस की दिशा में ले रहे, कोण की दिशा में ले रहे, इसलिए कॉस लिया था वहां पर। एक लास्ट सवाल जो है, अरे यार तुम कौन है ये कौन पूछ रहा है मुझे कि साइन कॉस कौन सा लेना पड़ता है? बेटा जब कोण की दिशा में घटक लेते हैं तब कॉस होता है, और कोण की विपरीत दिशा में घटक लेते तो साइन लेते। तो अभी कोण की दिशा में घटक लिया, कोण की दिशा में घटक लिया तो कॉस होता है, ठीक है। चल एक और सवाल करते ताकि और थोड़ा सा फील आए, है ना। एक लास्ट सवाल करेंगे, फिर हम होमवर्क के क्वेश्चंस के डिस्कशन की तरफ जाएंगे। हमें बोला है कि हमारे पास एक ठोस रॉड है AB, और बोला कि एक चिकनी सतह पर ये भी चिकनी सतह, ये भी सतह चिकनी, कोई घर्षण नहीं है। फिर बोला यदि सिरे यदि छड़ के A सिरे को ऊर्ध्वाधर दिशा के अनुदिश U, यदि छड़ के A सिरे का ऊर्ध्वाधर दिशा के अनुदिश वेग U है, तो अगर यहां पे इस संपर्क में रहती है तो B का वेग क्या होगा, ये निकालना है हमें, है ना। तो कैसे निकालेंगे? इसमें भी बस घटक घटक खेलना है, तनाव के अनुदिश घटक खेलना है। कैसे? यहां पर अगर मान के चलो यह है वेग A, यह है B, ठीक है, A बिंदु B बिंदु। तो यहां पर मैंने बोला इसका वेग मान लो इस तरफ आ रहा है, इसे मैं बोल देता हूं कुछ वेग हो जाए UB, और ये वेग नीचे की तरफ है ना। तो यहां पर ये अल्टीमेटली इधर फिसलेगा, ये नीचे फिसल रही है U वेग से, ठीक है। तो अब इसमें क्या चक्कर है सर, इसमें क्या चक्कर है? तो एक बार मैं रॉड को बनाना चाहता हूं, ये कंसेप्ट थोड़ा सा और डिफिकल्ट में आता है ना, तो ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे। क्या होगा, मान के चलो मेरे पास यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, जिसको एक छोटी सी बात चमक गई, उसके लिए वो ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा। कौन सी छोटी सी बात? देखो क्या होगा कि देखो ये रॉड कहीं भी जाए, अभी क्या हो रहा है, अभी सर इधर एक वेग U वेग नीचे की तरफ है, ठीक
ठीक है, और इधर का वेग निकालना है मुझे। एक बार पहले कोण वोण भी बता देता हूं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। देखो ये वाला कोण जो है वो थीटा दिया हुआ है सवाल वाले ने, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये वाला कोण भी थीटा होगा? ओके सर, एक बात बताओ, पहले कोण कोण खेल लेते हैं फिर बाद में कंसेप्ट समझेंगे, पहले कोण निकाल लेते हैं यहां पर। तो क्या मैं एक और बात ऐसी बोल सकता हूं कि सर अगर ये कोण थीटा तो ये वाला कोण 90 माइनस थीटा होगा? देखो, क्या अगर ये कोण थीटा तो ये वाला कोण 90 माइनस थीटा होगा, या इसके लंबवत जो कोण आएगा सर यहां पर ये कोण थीटा हो जाएगा, ये वाला कोण फिर से थीटा होगा। आपको अगर अच्छा नहीं लगता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसे 90 माइनस थीटा लिख लो, लेकिन मेरे को तो वो कोण थीटा लिखना था, उसमें मुझे ज्यादा मजा आया। ठीक है, अब देखो क्या होता है बेटा, ये वेग जो है इसके दो वेग हमें पता चल गए है ना। यहां पर इसका एक वेग है, ये वेग इस तरफ है और इस सिरे का वेग इस तरफ है। जैसे ये मान के चलो पेन है, ये पेन मैंने घुमाया, ये पेन घूमकर ऊपर गया, मेरे हाथ में वापस आ गया है ना। जिसको समझ में आए, कंसेप्ट फील आए तो कमेंट्स में आग लगाना है। ये पेन इधर घुमाया मैंने है ना, ऊपर गया नीचे आया, या मान के चलो ये पेन ऐसा ऐसा घुमा रहा हूं मैं, ये पेन ऐसा रखा हुआ था जैसे ये क्वेश्चन में रखा हुआ है, और ये फिसला और नीचे आ गया। तो इन सब में इसके कहीं ना कहीं वेग होंगे, ये ए सिरे का वेग कहीं होगा, जैसे अभी तो ये दीवार के सारे, वरना ए इधर, ए और भी कहीं भी भाग सकते हैं, ए और भी कहीं भी भाग सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ मुझे कि यहां पर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर ये वाले बिंदु से ये वाले बिंदु के मध्य जो दूरी है वो रॉड की लंबाई है? क्या ये रॉड की लंबाई है? बिल्कुल सर, ये रॉड की लंबाई है। तो अगर ये रॉड की लंबाई है तो यहां पर दिल पे पत्थर रख कर ये मैं कंसेप्ट समझा दिया तुम्हें, ध्यान से समझना कि यहां पर ये रॉड की लंबाई कभी नहीं बदलेगी। जैसे मैं बोल रहा था रस्सी की लंबाई कभी नहीं बदलेगी, वैसे मैं बोलूंगा रॉड की लंबाई कभी नहीं बदलेगी। क्या ये बात सभी को समझ में आती है? रॉड की लंबाई कभी नहीं बदलेगी, क्या ये बात समझ में आती है? बिल्कुल सर, रॉड की लंबाई नहीं बदली, रॉड की लंबाई नहीं बदल रही, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मान के चलो यहां पे एक रॉड है, ठीक है, तो क्या मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि अगर यहां पे एक रॉड है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, मान के चलो इसका वेग जो है इधर ये वी ए है, रॉड के इस कोने का, और इस कोने का वेग वी बी है। तो अगर रॉड की लंबाई में परिवर्तन नहीं होना तो वी ए और वी बी बराबर होना चाहिए, चाहे जो हो जाए इस दुनिया में। ये कहीं भी जाए कहीं भी नाचे, वी ए और वी बी आपस में बराबर होने चाहिए। आप इसको ऐसा याद रख सकते हो कि रॉड की, चलो पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया कि सर ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि अगर मेरे को मैं रॉड ऐसे से घुमा रहा हूं मैं, तो यहां पर इसका वेग अभी इधर हो रहा, कभी इधर हो रहा, कहीं भी हो रहा है, इसका भी वेग कहीं भी हो, लेकिन एक बात पक्की है कि सर ये लंबाई के अनुदिश जो वेग का घटक होगा वो बराबर होना चाहिए, हाँ या ना? अरे अगर दोनों सेम नहीं हुए, मान के चल सर याला वेग ज्यादा हो गया, याला वेग कम हो गया, तो इनके बीच में दूरी बढ़ जाएगी, तो ये रॉड लंबी हो जाएगी। ऐसा तो होता नहीं है कि सर हमने यहाँ पे रॉड दीवार पे से टिकाई थी, यहाँ पे ये 1 मीटर की रॉड थी, नीचे गिरी तो रॉड 3 मीटर की बन गई। ऐसा किसी क्या हो रहा है क्या कि सर एक हमने सीढ़ी दीवार से टिका के रखी हुई थी, एकदम से अचानक से फिसली, और फिर उसके हमने सर वो तो 2 मीटर की सीढ़ी थी, फिसल गए 6 मीटर की बन गई। ऐसा नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि सर यहां पर ये वाले बिंदु का वेग और ये वाले बिंदु का वेग बराबर है। तो अगर यहां पर ये सीढ़ियां ऐसी रखी हुई थी तो ये कैसी भी फिसले, ये इधर जाए, लेकिन इसकी लंबाई वही हमेशा बनी रहेगी, लंबाई वही रहेगी। तो अगर लंबाई वही रही तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर अगर यहां पर ये वेग ub है, ये वाला वेग नीचे की तरफ ua है, तो इसका घटक इधर की तरफ cos होगा, तो ub cos थीटा, और इसका घटक जो इस तरफ है ua sin थीटा। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कोण के ये इधर वाला घटक लेता तो cos आता, इधर वाला ले रहा हूं तो sin आ रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कि यहां पर ये जो रॉड है, इसका एक वेग इस तरफ है और इसका एक वेग इस तरफ, एक्चुअली जा इधर रही, घटक इधर कर दिए, तो ये वाले दोनों घटक बराबर होने चाहिए, क्योंकि इसकी लंबाई नहीं बदलना चाहिए। तो अगर यहां पर इसके घटक बराबर होंगे तो मैं लिख सकता हूं ua sin थीटा बराबर होना चाहिए ub cos थीटा के।
यू ए का मान तो यू ही दिया हुआ है, ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर होगा यूबी के, या यू टेन थीटा बराबर होगा यूबी के, है ना। सॉल्यूशन तो एक लाइन का ही है, इसका सॉल्यूशन तो एक लाइन का है, लेकिन वो जो कंसेप्ट लगाया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्या कि यहां पर सर रॉड की लंबाई नहीं बदलना चाहिए, तो रॉड की लंबाई नहीं बदलना चाहिए, तो रॉड के अनुदिश जो घटक होंगे वो बराबर होने चाहिए। ईमानदारी से बताओ, बहुत ज्यादा ईमानदारी से बताओ, कितनों को ये बात चमक गई, कितनों को ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, हमें समझ में आया कि यहां पर क्या किया गया है। सिद्धार्थ बेटा आप तो रहने दो, आपको तो जो समझाना चाहिए था या जो नीट के लिए समझना था वो नहीं आ रहा था कल, तो ये तो क्या ही आएगा। क्लियर है मामला, है ना। तो यहां पर अच्छा आज इजी लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल, है ना। कुछ बच्चों का यह उल्टा काम रहता है कि सर आज तो बहुत इजी लग रहा है, क्यों? क्योंकि सर ये तो आपने बोल दिया कि आने के चांसेस बहुत कम है, तो ये आज हमें बहुत इजी लग रहा है। ठीक है, यू ए कहां गया बेटा? यू ए का मान तो ये यू दिया हुआ ना, सवाल वाले ने बोला कि ये यू ए जो है वो यू के बराबर है, इसलिए हमने उसमें से यू ए रख दिया। ठीक है, चलिए तो ये कुछ बेसिक्स। अच्छा इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिख लो, यहाँ पे नोट करके स्टेटमेंट लिख लो। यहाँ पे 50% भी समझ में आया तो बहुत है ना। मतलब मैं खुद जब 11वीं 12वीं में पढ़ा था 11th, तब मुझे ही नहीं समझ में आई थी वाली बात, लेकिन तुम्हें समझ में आ गई होगी क्योंकि समझाने वाला मैं हूं। देखो भाई, नोट करके एक स्टेटमेंट लिख लो, नोट करके एक स्टेटमेंट लिख लो। एक स्टेटमेंट लिखो पहले, एक स्टेटमेंट लिखो पहले, फिर से बताते हैं। स्टेटमेंट लिखो, रॉड 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 या छड़ लिख लो। छड़ की लंबाई के अनुदिश, छड़ की लंबाई के अनुदिश, छड़ की लंबाई के अनुदिश वेग के घटक, छड़ की लंबाई के अनुदिश वेग के घटक समान रहते हैं सदैव। ठीक है, तो ये लंबाई के अनुदिश घटक बराबर करने होते बेटा। तो एक ये इस तरफ जा रहा है, देखो इसमें समझने में जितना ज्यादा टाइम लगाओगे, होमवर्क का डिस्कशन का समय उतना कम मिल पाएगा हमें। ठीक है, तो जल्दी से समझ लो इस चीज को। यहां पर क्या होगा, ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण थीटा बोला हुआ क्वेश्चन वाले ने, तो ये वाला कोण थीटा बोला हुआ, तो ये रही एक लाइन, ये रही दूसरी लाइन, ये रही एक लाइन, ये रही एक लाइन, और ये रही तीसरी लाइन। तो अब यहां पर ये कोण थीटा है, तो ये दोनों के मध्य कोण थीटा है, तो यहां पर कोण भी थीटा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये कोण थीटा तो ये वाला कोण 90 माइनस थीटा होगा सर, क्योंकि ये एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल सही बात है सर, ये कोण 90 माइनस थीटा होगा। तो यहां पर इसके लंबवत, इस रॉड के लंबवत ये रेखा खींची गई है, तो ये वाला कोण भी थीटा आ गया। किसी को अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं बेटा, आप इसमें इसे 90 माइनस थीटा ले लो, इसका घटक इधर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली साइन बन जाएगा। अब क्या हुआ सर, अब यहां पर ये रॉड जो इस तरफ जा रही थी यूए, और ये इस तरफ जा रहा था यूबी, तो यूए का घटक जो है वो एक रॉड के लंबवत, एक रॉड के समांतर। यूबी का घटक एक रॉड के, ये यूबी इस तरफ है, ये जा रही है इस तरफ, तो इसका एक घटक रॉड के समांतर, एक घटक रॉड के लंबवत। तो रॉड के समांतर जो घटक है वो आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो रॉड के समांतर जो घटक है वो हमने बराबर कर दिए, और उससे हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया। आई बात समझ में अब? हाँ, बहुत बहुत मेहनत लगी, बहुत दिल पे पत्थर रखकर मैंने सवाल समझा। कि चक्कर ये कि कुछ बच्चे हैं हमारे बीच में जो समझ सकते हैं इन सभी बातों को, तो बस इसीलिए। चलिए अब हम होमवर्क के जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क के जो इंपॉर्टेंट सवाल, सारे सवाल नहीं बताऊंगा, जो मुझे लगता है कि हाँ वाकई में बताने लायक क्वेश्चन थे, या जो इंपॉर्टेंट सवाल थे, जो हाँ जिसने बढ़िया से पढ़ा, जिसने सब कुछ किया लेकिन फिर भी ना बने हो, तो वही वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है दिव्या बेटा?
देखो, तो लेक्चर नंबर 1 से शुरुआत करेंगे हम। हाँ, लेक्चर नंबर 1 में ये मुझे लगता है लेक्चर नंबर 1 में तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम आसान से थियोरेटिकल सवाल है ना, कि जड़त्व किसी पिंड का वह गुण होता है जिसके कारण क्या होता है भैया, है ना, अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है। एक गेंद एक समान परिवर्तीय गति से जा रही है, इसका अर्थ क्या होता है। ये सारे सवाल आसान से है। लेक्चर नंबर 1 में किसी को कोई डाउट तो नहीं है। लेक्चर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 9, बेटा अगर आपको बोला है कि एक समान परिवर्तनीय गति से जा रही है, तो इसका अर्थ क्या होगा। अच्छा, इसमें एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 2 में। एक गेंद एक समान परिवर्तनीय गति से, है ना, तो ये गति जो है वो एक समान परिवर्तनीय गति, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये अपने आप में थोड़ा मामला गड़बड़ है। तो इसमें ऑप्शन सी दिया हुआ है, गेंद के सभी भाग का वेग, परिमाण व दिशा समान है तथा वेग नियत है। तो इसमें आपको एक गेंद एक समान अपरिवर्तनीय गति से जा रही है, या एक समान गति से जा रही है, ऐसा कर लो, है ना। ठीक है, तो मतलब एक समान होते हुए परिवर्तीय गति नहीं हो सकती है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं करवा देता हूं क्वेश्चन, वो भी इसमें भी एडिट करवा दूंगा मैं। अच्छा, बल की, बेटा ये कौन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताऊं कि बल कहां से पता चला। बल की भौतिक स्वतंत्रता नियम का परिमाण है। कौन से नियम का परिमाण। तो बल के बारे में सबसे पहले कहां से पता चला था। सर ये कहते हैं कि प्रथम नियम से पता चला था। क्वेश्चन नंबर 7, हमें बोला 1 किलो का एक पिंड डोरी से लटकाया गया है। ये वाला सवाल क्या है। अरे भाई चलो, कोर्स ब्लॉक, जिसने क्वेश्चन नंबर 7 पूछा, कोर्स ब्लॉक। हाँ, कोई लेक्चर नंबर 1 में सच्ची में जिसने सॉल्व किया हो, 2 बार सारे सवाल किए हो, उन्हें उन बच्चों से पूछो जिससे लेक्चर नंबर 1 में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। लेक्चर नंबर 1 में कोई डाउट। 13 सवाल है, 12वां सवाल। ठीक है, हमें बोला है कि एक 5 ग्राम द्रव्यमान की गोली एक से चल रही है, एक लकड़ी की गुटके 6 सेंटीमीटर धंस जाती है। अब गोली द्वारा गुटके पर आरोपित बल क्या होगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 जिससे नहीं बना, बता देता हूं मैं क्या करना होगा। इसमें हमें द्रव्यमान दिया हुआ है, गोली की चाल दी हुई है, 6 सेंटीमीटर धंसकर रुक जाती है। तो आपको बल निकाला। तो बल क्या होता है। बल होता है सर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो आपको त्वरण निकालना है, बस त्वरण निकालना है। आपको प्रारंभिक वेग दिया 100 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग 0 है, दूरी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो यहां से आप त्वरण निकाल लो, है ना। त्वरण निकालकर, अरे करूं या कर लोगे, गति का तृतीय समीकरण लगाओ। लेक्चर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 12, गति का तृतीय समीकरण लगाओ। v² बराबर होता है u² + 2as। तो अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ, 100 का वर्ग प्लस 2 इंटू, यहां से मंदन निकालेंगे, इंटू 6/100। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी सर। ये आ जाएगा 2, ये 20, ये 0 0 0 हो जाएंगे, कितने, बहुत सारे 0 हो जाएंगे भैया। यहाँ हो जाएगा 0 0 0 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करना है ना, सेंटीमीटर में तो मीटर में था ना वो। हाँ ठीक है। तो अब आप यहां से 0 0 या 100 का वर्ग, ये इस तरफ आ चुका है। मैं 2 स्टेप साथ में कर रहा हूं, इंटू 100/12, ये नेगेटिव के साथ, वो तो रुकने वाला है इसलिए मंदन आया है। और बल बराबर होता है ma। ए द्रव्यमान दिया गया 5, वैल्यू उठा के रख लो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है 0.4 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु t बराबर 10 मीटर पर सेकंड। देखो क्या बोला है। देखो ये
सीधी बात है, जिसने सरल रेखा में गति पढ़ रखा है उसको इसमें डाउट आना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अब बोला है कि मेरे पास वो सब बल को गोली मार दो ना यार। आप लोग बस इतना समझो पहले कि मेरे को दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड से धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील है, फिर 8 न्यूटन का बल लगाया, तो 8 न्यूटन का बल लगा तो यहां से त्वरण होगा। तो बल दिया है 8, द्रव्यमान दिया 0.4, तो त्वरण कितना आ गया? तो इस तरह हो गया 8/0.4, मतलब 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ गया। क्या आ गया? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ गया। तो त्वरण आ गया। अब आपको बोला 25 सेकंड में कितनी गति करेगी? 25 सेकंड में गति कितनी करेगी? तो गति का द्वितीय समीकरण लगा दो, है ना यहां पर। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि बल जो है वो ऋणात्मक दिशा में लगाया गया, बस ये ध्यान रखना, ऋणात्मक दिशा में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? लेक्चर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या दिया है? इसमें मुझे द्रव्यमान दिया है 0.4 किलो, ओके। बल लगा है यहाँ पे 8 न्यूटन, ओके, है ना। ये 8 न्यूटन का बल लगा है, 0.4 किलो द्रव्यमान है, तो यहां से त्वरण निकाल लो सबसे पहले। तो कितना होगा सर त्वरण? ये होगा 8/0.4, ये हो गया 80/4 या 20, -20 लिख रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा में, है ना, नेगेटिव दिशा में बोला हुआ है, नेगेटिव दिशा में, ऋणात्मक दिशा में लगा है। अच्छा, अब कण का प्रारंभिक वेग कितना है? सर कण का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है मुझे 10 मीटर पर सेकंड, ये प्लस में है। अब क्या पूछा है हमसे? अब हमसे पूछा है 25 सेकंड में विस्थापन, या 25 सेकंड बाद स्थिति क्या होगी? विस्थापन ही एक तरीके से, तो गति का द्वितीय समीकरण लगा दो। एस बराबर टाइम दिया 25, तो एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, सब कुछ लिखा हुआ है, बस नेगेटिव रखना है, ए का मान, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए लेक्चर नंबर 2 की तरफ हम जा चुके हैं, बढ़ चुके हैं। अब हम लेक्चर नंबर 1 पे वापस नहीं आएंगे कभी भी। अरे भाई साहब, मामला ही गड़बड़ हो गया। टीनी टी 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 टी। लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन, हर एक लेक्चर में से 1-2 ही सवाल बताऊंगा मैं। लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2, चलो 12। हाँ, ये नागेंद्र को तो भैया नींद नहीं आ रही है एक हफ्ते से। क्वेश्चन नंबर 12 बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? बल का वास्तविक समीकरण है। क्या वास्तविक समीकरण है बल का? बताओ भाई, वास्तविक समीकरण। ये कौन पूछ रहा है? 2 शकल दिखा अपनी, नाम बता अपना। ये मैंने साफ बोला था कि F बराबर ma गलत समीकरण है, वास्तविक समीकरण है F बराबर D, ये mv मतलब P दिया हुआ है dP बटा dt, तो यही आंसर है। सही तो दिया हुआ है, क्या दिक्कत है? कुछ भी पूछ लो, हम बट डिस्कशन, मैं भी कुछ पूछूंगा। क्या पूछूंगा? कुछ भी पूछ लूंगा। लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5, ओके। हमें बोला 5 किलो द्रव्यमान की वस्तु 0.2 सेकंड में 65 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड से कटकर 15 कार्यरत आरोपित बल। क्या निकालूं मैं अब इसमें? प्रारंभिक वेग दिया है, अंतिम वेग दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो क्या मैं इसमें त्वरण नहीं निकाल सकता या मंदन नहीं निकाल सकता? वेग में परिवर्तन बटा समय कर देंगे, मंदन आ जाएगा। बस इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल देना, ठीक है। मंदन आ गया, समय दिया हुआ है, मंदन आ गया, इंटू द्रव्यमान कर दो, आंसर आ जाएगा। बारह क्वेश्चन क्या मैं भी देखना चाहूंगा आज। हाँ, कौन सा डाला गया था ये? हमें बोला कि 100 ग्राम द्रव्यमान की लोहे की गेंद, ओहो, दीवार पर 30 डिग्री कोण पर टकराती है, 10 मीटर से टकराती है तथा समान कोण पर वापस लौट जाती है। गेंद तथा दीवार में 0.1 सेकंड का संपर्क बल है, तो है बल पूछा है। ये क्वेश्चन नंबर 12 तो क्लास में करा हुआ है हमने। इस प्रकार का क्वेश्चन तो हमने क्लास में करा है। लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 12 बोला है सवाल में कि एक मेरे पास दीवार है,
एक लोहे की गेंद जो है वो किसी दीवार से 30 डिग्री के कोण पर टकराती है। अच्छा, तो लोहे की गेंद किसी दीवार से 30 डिग्री के कोण पर टकराती है, तो कोण जो दिया हुआ है वो यहां का कोण दिया हुआ है, 30 डिग्री कोण दिया हुआ है। गेंद टकरा कर निकल गई। तो अब हमने आपको समझाया था कि इसमें जो संवेग में परिवर्तन होता है, जो बल होता है, वो दीवार के लंबवत दिशा में ही होगा। तो संवेग में परिवर्तन जो होता है वो होता है 2mv या 2mu। अच्छा, अब कोण कौन सा लेना है? ये वाला लेना है, कॉस थीटा। 2mu कॉस थीटा में मैंने आपको बताया था कि थीटा कौन सा होगा, जो कोण जो है वह लंबवत के साथ जो होगा वो वाला कोण रखना है आपको। तो 2 इंटू द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम, मतलब 0.1 किलो में बदल दिया, इंटू वेग, वेग कितना है 10 मीटर पर सेकंड, इंटू कॉस 60, कॉस 60। कॉस 60 क्यों रख रहा हूं मैं? या तो साइन 30 रख दो या कॉस 60। क्यों? क्योंकि मुझे जो कोण है वो यहां से लेना है, या बस इतना ध्यान रखो कि घटक वो लेना है जो दीवार के लंबवत हो। तो वेग का अगर इधर कॉस 30 ले लिया तो दीवार के समांतर घटक आ जाएगा। लंबवत क्या आएगा? लंबवत साइन 30 लिखो या कॉस 60 लिखो, बराबर है। समझदार को इशारा काफी है। 2 इंटू 0.1 इंटू 10 इंटू 1/2, टिंग 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 टिंग, एक आ गया यहां से। तो एक क्या हुआ? एक जो है वो संवेग में परिवर्तन हुआ। अब बल बताना है, तो बल क्या होता है? तो संवेग में परिवर्तन बटा समय, 1/0.1 10 न्यूटन आ गया आंसर। 1/0.1 आंसर आ गया। चलिए लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2 में और कुछ डाउट? लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3। हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट नहीं दूंगा मैं, नहीं दे रहा मैं। खुद से बना ले, खुद से बना ले, खुद से बना ले। जिंदगी में कितना मांगेगा, कितने कितने कहां कहां मांगोगे और कितना मांगोगे, किस किस से मांगोगे, है ना। हर जगह हाथ फैलाने से बढ़िया खुद से कुछ करना सीख लो। खुद से जितने फॉर्मूले वो लिख लो एक बार कॉपी में, है ना, क्योंकि मेरे नोट्स मेरे है ना। याद है ना डायलॉग, दूसरों की गर्लफ्रेंड और दूसरों के नोट्स देखने में अच्छे लगते हैं, तेरे किसी काम के नहीं है। लेक्चर नंबर नहीं, लेक्चर नंबर 3 में बताओ, क्वेश्चन नंबर 5। एक बच्चे ने बोला लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्या होगा। हमें बोला है बंदूक 50 ग्राम की गोली। अच्छा अच्छा, ओके अच्छा ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3, ये लेक्चर नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा वो संवेग संरक्षण पर आधारित है ना, संवेग संरक्षण पर आधारित है। तो ये वाला जो सवाल है, इस प्रकार के सवाल मैं आपको बोला था कि हम जो है वो थोड़ा सा भी अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन होमवर्क में डाला हुआ है तो एक बार मैं बता देता हूं, है ना। यहां पर क्या है, ये जो बंदूक है, तो इस बंदूक से निकली है गोली, कितने से निकली? 30 मीटर पर सेकंड से है। ये बहुत ही धीमे निकली, कौन सी फर्जी बंदूक है ये? 30 मीटर पर सेकंड से निकली 50 ग्राम की गोली, ठीक है। और हमें बोला गया है कि यहां पे बंदूक जो है वो 1 मीटर पर सेकंड से वापस है, तो बंदूक 1 मीटर पर सेकंड से पीछे आई। अब बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल एम हमें बताना है, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर, हाँ, रिकॉइल वेलोसिटी नहीं पढ़ा है क्योंकि वो मैं आपको जब संवेग संरक्षण पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब वाली बातें हम देखेंगे। अभी मैं आपको फिर भी बेसिक बता देता हूं। इसमें संवेग संरक्षण लगेगा। संवेग संरक्षण क्या होता है कि अंतिम या प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग बराबर होना चाहिए निकाय का। गोली चलने से पहले बंदूक रुकी हुई थी, गोली भी रुकी, तो पूरा संवेग शून्य था। जैसे ही गोली चली तो यहां पर यह आगे की तरफ बढ़ेगा, तो द्रव्यमान b मतलब बुलेट, वेग बुलेट, प्लस गन का वेग और गन का द्रव्यमान m1u1, है ना। ये यहां पर फॉर्मूला लगेगा, m1u1 प्लस m2u2 बराबर होता है m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। प्रारंभिक तो सब कुछ शून्य, अंतिम वाला अब हमने देख लिया यहां से। बेटा लेक्चर नंबर 2 जा चुका है, अब लेक्चर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बताएंगे हम। यहां पर अब ये 0 बराबर होगा, बुलेट का द्रव्यमान कितना है 50 ग्राम, ये 0.05 इंटू वेग कितना दिया हुआ 30, प्लस गन का द्रव्यमान तुम्हें निकालना है इंटू वेग दिया हुआ 1। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा ना। 0 से 0 कट जाएगा, यहां पर हो जाएगा 15, है ना। तो ये 1.5 किलो आंसर आ जाएगा। चलिए
लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1, 100 ग्राम द्रव्यमान का एक रॉकेट चलता है, ऊपर जाने का तो त्वरण क्या होगा। हाँ, ये वाला सवाल भी हमने इस प्रकार का किया है और इसका हमने फॉर्मूला भी बनाया है। एक बार फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 1 बताना चाहूंगा। लेक्चर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोला कि 100 किलो द्रव्यमान के एक रॉकेट में 0.1 किलो का ईंधन प्रति सेकंड जलता है। तो रॉकेट का द्रव्यमान जो है वो 100 किलो दिया हुआ है, बहुत ही हल्का रॉकेट, और साथ ही साथ बोला हुआ है 0.1 किलो ईंधन प्रति सेकंड जलता है। मतलब मालूम है तुम्हें क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है dm बटा dt, कितना द्रव्यमान जल रहा है प्रति सेकंड, 0.1 किलो प्रति सेकंड। वो लिखा नहीं, लेकिन उसने मतलब केजी पर सेकंड नहीं लिखा, उसने शब्दों में लिख दिया। ये इसी प्रकार से यदि निर्गत गैस का वेग जो है 1 किलोमीटर प्रति सेकंड है, मतलब v जो है वो 1 किलोमीटर प्रति सेकंड, बहुत खतरनाक, या मैं इसे लिख सकता हूं 1000 मीटर पर सेकंड है, तो रॉकेट का त्वरण क्या होगा। तो देखो, इसमें हमने जो करे थे उनमें बहुत सारों में नियत वेग से रॉकेट ऊपर जा रहा था, लेकिन इसमें यहां पर रॉकेट जो है वह कैसे ऊपर जाएगा। तो सर इसमें गैस जो है वो नियत त्वरण से ऊपर जाएगा, तो गैस जो है वो बाहर की तरफ फेंक आ रही है, गैस बाहर की तरफ फेंक आ रही है। तो इसमें नीचे की तरफ, अब देखो ये जो गैस बाहर की तरफ आ रही है, ये ऊपर की तरफ मैंने आपको समझा था, ये अप थ्रस्ट देगी इसे, है ना। तो ये कितना होता है, VdM बटा dt हो जाएगा, और इस पे नीचे की तरफ खुद के बाहर के तरफ कारण mg तो लगी रहा होगा। तो नेट बल जो हो जाएगा, इस पे नेट बल जो हो जाएगा वो हो जाएगा Ft माइनस mg बराबर होगा ma के। ये हमारा आंसर रहेगा, है ना। और एक क्या है, ए ही निकालना है सर, ए का मान निकालना है हमें। देखो तो Ft कितना होगा, VdM बटा dt। क्यों? क्योंकि यहां पर सर VdM बटा dt क्यों लग रहा है, क्योंकि ये रॉकेट वाला केस है। मैंने बताया था VdM बटा dt कहां का लगता है, रॉकेट वाले केस में लगता है, पाइप वाले केस में लगता है, ये 2-3 जगहों पर लगता है। तो वेग कितना है 1000 इंटू dm बटा dt कितना है सर 0.1 माइनस द्रव्यमान कितना है 100 इंटू जी बराबर होगा 100 इंटू त्वरण के। तो उसको सॉल्व कर लो, तो ये जगह 100 अच्छा 1000 माइनस 1000 है, ये कैसा कैलकुलेशन है। जी की वैल्यू 9.8 रखना पड़ेगी ना मेरे भाई। फिर तो इसमें सवाल में बोला है क्या, कहीं पर नहीं बोला है। जी की वैल्यू 9.8 रख के सॉल्व करके देखो एक बार। जी की वैल्यू 9.8 रखो तो मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा, है ना। जी की वैल्यू मैंने 10 रखी तो इसलिए वो 1000 से 1000 कट गया। 9.8 रखो, उसने बोला नहीं है, लेकिन अब त्वरण पूछा है तो करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हो जाएगा 1000 माइनस 980 बराबर होगा 100 इंटू ए। ये कितना हो जाएगा, ये यहां पर बचेगा 20 बटे में 100। फिर भी आंसर तो आया नहीं, 0.2 आ गया। क्वेश्चन में शायद कुछ गड़बड़ है, एक बार डाटा चेक किया जाएगा। यहां पर दिया हुआ है 0.1 किलो। ओ हो ईंधन जो है वो 0.1 किलो प्रति सेकंड है। अच्छा, वेग जो है वो 1 किलोमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ओके, और रॉकेट का द्रव्यमान जो है वो 100 है। किसी का आंसर आ गया क्या? अच्छा, आई डिड सम मिस्टेक। ओके, लेट मी करेक्ट। अगर मैं 10 ही रख देता हूं यहां पर, अरे हाँ रे, यहां तो 100 होगी रे बाबा, तो यहां तो 100 होगी, तो यहां 100। लेकिन फिर भी मतलब मेरा मेन मुद्दा ये है, ठीक है, नो वरीज। यहां पर मेन चक्कर क्या है, यहां पर हाँ आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, आंसर नहीं आ रहा है। देखो, क्योंकि एक्चुअल में यहां पर चक्कर क्या है, एक और मैं तुम्हें चक्कर बताता हूं। यहां पर अगर इसे ऊपर जाना ना ए त्वरण से, तो ऊपर जाने के लिए सवाल में क्या मिस्टेक है, इस सवाल में अगर इसे ऊपर जाना है ना, तो ऊपर जाने के लिए एक बार पहले इस सबको अगर तुम छोड़ो और यहां पर ध्यान दो, VdM बटा dt क्या होगा, VdM बटा dt जो होगा वो हो जाएगा सर, V का मान है 1000 इनटू dm बटा dt है
0.1, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, 100 न्यूटन का बल। अब एक बात ये समझाओ मुझे, जिसने सवाल कर लिया, सर रखो टी थोड़ी दिया है, टी थोड़ी दिया है, टी कहां दिया हुआ है बेटा, ये डीएम वी डीएम बटा डीटी ही तो रखेंगे। यहाँ पे 0.1 किलो ईंधन प्रति सेकंड मतलब डीएम बटा डीटी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला रॉन्ग नहीं है रे, यहां पर ध्यान दे ले एक बार, ठीक है। तो इसमें अगर है ना, ठीक है, मैं बता रहा हूं तुम्हें ये वाले सवाल में क्या क्या गड़बड़ का कार्यक्रम है, ठीक है। ये वाला सवाल में क्यों गलत आ रहा है आंसर और क्या सवाल में गलती है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, है ना। ये जो बैंगन जैसी शकल लेकर घूम रहे ना अपने यहाँ पर कि सर यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप क्या कर दो, यहाँ पर आप है ना ऐसा कर दो, MA बराबर V DM बटा DT, कितनों ने ये करके आंसर निकाल लिया। सर फार्मूला रॉन्ग है, अरे मूर्ख, सवाल में अगर मान के चलो एक रॉकेट जो है उसे अगर हमें ऊपर भेजना है, तो अगर एक रॉकेट को ऊपर भेजना है तो क्या ये बात बताओ मुझे कि यहां पर, हाँ बेटा आपने बिल्कुल गलत कर दिया, क्योंकि आपसे बना नहीं, फिर आपने सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन वाले भैया ने कर दिया, क्या कर दिया सॉल्यूशन वाले भैया ने, उनको आंसर निकाला, तो उन्होंने बोला कि FT जो होता है वो VDM बटा DT होता है। हमने बोला वेरी गुड, VDM बटा DT होता है, तो हमने यहां से FT की वैल्यू निकाली, क्या आ गई 100। फिर हमने बोला अच्छा ये द्रव्यमान MA के बराबर होता है, ये 100 इंटू A, ये हो गया 100 के बराबर, 100 से 100 कट गया, A की वैल्यू गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो भाई आंसर आ गया, ठीक है। अब जिसने यहां पर ये किया वो एक बात का जवाब दो मुझे कि FT क्या है। FT क्या है कि जो बल रॉकेट पे ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। पूरा चैप्टर पढ़ लिया। एक बात बताओ, क्या इस रॉकेट पे नीचे mg नहीं लगेगा? क्या इस रॉकेट पर नीचे mg लगेगा या नहीं लगेगा? इस रॉकेट पर नीचे mg लगेगा या नहीं लगेगा? सर लगेगा, तो क्यों नहीं लगाया तूने? आंसर लाने के लिए कहीं भी फिसल जाओगे क्या? अरे सर mg लगाएंगे, आंसर नहीं आएगा, mg को हटाओ, आग बंद करें, नीचे से हटा दिया, हाँ FT बराबर MA, ओके। सर नीचे का देख लेते, ऊपर का मत देखो, मूर्ख आदमी। अरे भाई mg नहीं लगेगा क्या? mg लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा mg सर, लगेगा mg। तो यहां पर mg तो तूने लगाया ही नहीं, तो ऊपर की तरफ FT लगाया, नीचे तरफ mg नहीं, तो ये यहां पर एक्चुअल में इस रॉकेट का ऊपर जाना असंभव है, ये रॉकेट ऊपर जा ही नहीं सकता। कंसेप्चुअली गड़बड़ है सवाल में। क्यों? क्योंकि यहां पर एक रॉकेट को ऊपर भेजने के लिए तुमने लगाया 100 न्यूटन का बल और उसे पृथ्वी खींच रही है नीचे 1000 न्यूटन के बल से। अब ऊपर लग रहा है 100 न्यूटन, नीचे की लग रहा है 1000 न्यूटन, तो कैसे उड़ जाएगा? अगर किसी को भी ऊपर उठाना है तो ऊपर उठाने के लिए तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा ना। तूने लगा लिया, बोले अच्छा वेरी गुड, बड़ा आंसर लेकर आएंगे। तो यहां पर एक्चुअल में अगर आपको रॉकेट को ऊपर उठाना है तो आपको ये लिखना होगा कि, वैसे ये कुछ नहीं लिख सकते हो इसमें ना, क्योंकि यहां पर फिर भी लिखोगे तो निर्गत गैस का द्रव्यमान वगैरह दिए हुए, तो ओके। क्या सभी को इस सवाल में क्या गड़बड़ कार्यक्रम में समझ में आ चुका है? क्लियर है मामला, है ना। तो यहां पर अगर हमने FT माइनस mg से करा तो ये रॉकेट ऊपर नहीं जाएगा, है ना, ये रॉकेट ऊपर नहीं जा रहा है। किसने ये सवाल पूछा था, एक बार अपना नाम बताओ, है ना। बहुत ही बढ़िया, जिसने भी ये सवाल पूछा और जिसने ये पूछा और ये बात सोची कि सर लगना तो ये चाहिए, तो ये ना लगन देते हुए हमने क्या ये तुक्केबाजी में आंसर निकाल दिया।
ठीक है, तो ये वाला जो सॉल्यूशन है इस सवाल का, ये सॉल्यूशन जो है वो गलत है, क्योंकि या तो फिर ऐसा बोल दो, या तो फिर ऐसा बोल दो, ये रॉकेट जो है ना, ये सॉल्यूशन कब सही होगा, ये रॉकेट जो है वो ऐसे उड़ जाए। अब सर ये ऐसे क्या घर में घुसा देंगे क्या रॉकेट? अगर रॉकेट को ऊपर भेजना है, एक रॉकेट को ऊपर भेजना है, तो उसमें ऊपर भेजने के लिए उस पे ऊपर की तरफ एक एफटी बल लगेगा, नीचे की तरफ एमजी बल लगेगा। अरे वो रस्सी में तनाव वाले सवाल नहीं कर रहे कि लिफ्ट वालों में, है ना, कि सर एक लिफ्ट थी, ऊपर एक बल लग रहा है, एक नीचे बल लग रहा है। आई बात समझ में? हाँ, ऐसा नीट में नहीं होगा, चिंता ना करो, ऐसा नीट में नहीं हो सकता। बेटा रॉकेट हवा में होगा तब भी एमजी नीचे नहीं लगेगा क्या? एमजी तो हर कंडीशन में नीचे लगेगा ना। चलो, क्या ये सवाल में क्या समस्या थी और क्या समाधान है, सभी को समझ में आ गया? क्या इस सवाल की समस्या और समाधान सभी को समझ में आ गया है? हाँ या ना, एक बार लगा दो कमेंट्स में आग। चलो भाई, लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 11, 5 न्यूटन के बल इस ये क्यों बताऊं मैं? लेक्चर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 11 नहीं बताया जाएगा। 5 न्यूटन का बल है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश लग रहा है, तो यहां पर इसका परिमाणी क्या होगा? 5√2 हो जाएगा, और यहां पर π/4 मतलब 45 डिग्री पे परिमाणी होगा। एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। चलिए, लेक्चर नंबर 3 में और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4, हम बोला 1000 किलो द्रव्यमान का पिंड क्षैतिज दिशा में 50 मीटर पर सेकंड के वेग। देखो बेटा, मैंने फिर से बोल रहा हूं, आपको 2-2 बार सवाल करने हैं, 2-2 3-3 बार सवाल करने होंगे। एक बार आपसे नहीं हुआ तो एक और बार करो, एक बार अगली बार नहीं हुआ तो फिर एक और बार फिर से करो उस सवाल को, तब जाके वो चीजें बनने लगेंगी। ठीक है, एक बार एकदम देख के घुसे, आंसर देख लिया, आया नहीं आया, आगे बढ़ गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो, 1000 किलो द्रव्यमान का पिंड क्षैतिज दिशा में 50 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। 250 किलो का द्रव्यमान इस पर रख दिया जाता है, तो अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, ये वाला सवाल भी जो है वो संवेग संरक्षण पर आधारित है ना। ये वाला सवाल भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। क्या है कि 1000 किलो का द्रव्यमान जो है 50 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 L3 क्वेश्चन नंबर 4, ये भी संवेग संरक्षण पर आधारित सवाल है कि हमारे पास एक द्रव्यमान था 1000 किलो का, और इस 1000 किलो के द्रव्यमान पर ये कितने से जा रहा था? ये जा रहा था 50 मीटर पर सेकंड से। अगर इस द्रव्यमान पे हमने एक और द्रव्यमान रख दिया, ना, कितने का रखा है? 250 किलो का रख दिया, तो अब वेग कितना हो जाएगा? तो इसमें बेटा जैसा भी मैंने आपको बताया था, m1u1 प्लस m2u2 वाला कंसेप्ट वही करना होगा, बराबर होगा m1v1 प्लस m2v2। यार सारे सवाल फिर से हम जब संवेग संरक्षण पढ़ेंगे द्रव्यमान केंद्र वाले चैप्टर में, संकट वाले में, तो उसमें यह करेंगे हम फिर से। तो ये चल रहा है 1000 द्रव्यमान है, ये चल रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, प्लस दूसरा वाला तो द्रव्यमान है ही नहीं। अब दोनों समान वेग से इसके ऊपर रख दिया, तो अब दोनों किसी नए वेग से चलने लगेंगे, तो हो जाएगा 1000 इंटू वी प्लस 250 इंटू वी। तो इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 1000 इंटू 50 बराबर होगा, इनको जोड़ लो तो ये हो जाएगा 1250। 1250 नीचे ले आओ, वी की वैल्यू निकाल लो। चलिए, क्या लेक्चर नंबर 4 की तरफ जाया जाए? क्या लेक्चर नंबर 4 की तरफ जाया जाए? लेक्चर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 12, क्षैतिज से थीटा कोण वाले चिकने नतन पे रखा हुआ, तो आरोपित बल का शक्ल दिखाना अपनी जरा। क्वेश्चन नंबर 12 किसने आवाज लगाई थी? मूर्ख आदमी। नॉर्मल फोर्स। अरे बेटे, अगर तेरे से एक बार सवाल नहीं बनता, मैं क्या बोल रहा हूं, अपनी इज्जत खराब करने से बढ़िया है कि बचा ले एक बार। अगर तुझसे क्वेश्चन नहीं बना था तो एक बार
पूरा चैप्टर हो चुका है यार, तो एक एक बार जो जो क्वेश्चन नहीं बने उनसे फिर से जाकर सॉल्व करो ना। क्या करोगे भैया, कल और परसों छुट्टी है, तो जितने क्लासेस हमारी हुई है और उसमें अगर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं बने हैं तो उन सारे क्वेश्चंस को फिर से करो, एक बार करना पड़ेगा। क्या एक ही रट लगाते रहूं मैं? ऐसा हवाबाजी में थोड़ी ना हो जाएगा यार। क्या लग रहा है तुम लोगों को? बिल्कुल ही मतलब सड़ी हुई चीज पूछते हो। और ये सवाल मैं जानबूझ के होमवर्क में डालता हूं ऐसे कुछ कुछ कि भाई बेसिक्स ऐसे ही कि यार मान के लो 12 सवाल है तो 12 में से 2-3 सवाल ऐसे ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, हाँ ये तो हमें आता है। लेकिन फिर भी वही सवाल पूछ लेते हैं कुछ बच्चे। चलो ठीक है यार, छोड़ो उनको, जो क्यों ये छोड़ रहा है भाग जाए यहां से। मैं तो जो पढ़ने आया है, जो पढ़ना चाहता है उसे पढ़ाऊंगा और उसको ही क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी पूछ लो भैया, जो पढ़ना चाहते हैं, जो वास्तविकता में रोज क्लास कर रहे हैं अच्छे से। चलो लेक्चर नंबर 4 में पूछ लिया, हमें बोला एक ऊपर, हाँ ये बढ़िया सवाल है। हाँ लेक्चर नंबर, ऐसा ही क्वेश्चन आज एक और बार फिर से मैंने होमवर्क में डाल दिया है। लेक्चर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, ये अच्छा सवाल है, बढ़िया, वेरी गुड। लेक्चर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 कितनों से बन गया? ये अच्छा सवाल है, वेरी गुड सवाल। तो यहां पर क्या बोला है सवाल में, एम द्रव्यमान का एक बलून गुब्बारा जो है ए त्वरण से नीचे उतर रहा है। अच्छा, इसमें से कितना द्रव्यमान पदार्थ का हटा लिया जाए कि वो ए त्वरण से ऊपर की ओर जाने लगे? बहुत ही मजेदार सा सवाल। क्या है, मान के चलो हमारे पास एक गुब्बारा है, वेरी नाइस सवाल, एक गुब्बारा है ना, इसका द्रव्यमान m है, ये ए त्वरण से नीचे की ओर आ रहा है। देखो अब अगर ये ए त्वरण से नीचे की ओर आ रहा होगा, यहां पे इसने बोला नहीं लेकिन बताया नहीं, लेकिन फिर भी हमें ये बात पता होनी चाहिए क्या कि सर अगर कल को द्रव्यमान हटाएंगे और ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इसमें एक्चुअल में कितने बल लग रहे? इसमें एक्चुअल में एक बल लग रहा है नीचे की तरफ mg, और एक और बल लग रहा है ऊपर की तरफ जो वायु का उत्प्लावक बल है। सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहां पर यह अगर ऊपर की तरफ इसे नियत त्वरण से आ रहा है और अगर मैंने द्रव्यमान हटाया और इसे ऊपर की ओर जाना है तो उसके लिए ऊपर कोई ना कोई तो बल लग रहा होगा। तो जब भी गुब्बारा उड़ता है तो 2 बल लगेंगे उसमें। तो यहां पर लिख सकते हैं सर mg माइनस f बराबर होगा ma के। इसे बोल दिया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन में मान के चलो इसमें से कुछ द्रव्यमान मैंने हटा दिया, ठीक है सर, वेरी गुड, कुछ द्रव्यमान इसमें से हटा दिया। तो अब जो द्रव्यमान बचा है ना, तो हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा गया कि यहां पर हटा दिया जाता है तो कितने त्वरण से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उसने बोला कि इसमें से कितना द्रव्यमान हटाया जाए, कितना द्रव्यमान हटाया जाए। तो हमने बोला मान के चलो m डैश द्रव्यमान हटा देते, m डैश द्रव्यमान हटाते हैं। m डैश द्रव्यमान हटाते हैं तो अब द्रव्यमान कितना बचा? अब बचा सर m माइनस m डैश द्रव्यमान बचा। कितना बचा? m माइनस m डैश द्रव्यमान बचा। अभी भी इस पे ऊपर की तरफ F बल लग रहा होगा, नीचे की तरफ अब mg जो लगेगा वो कितना लगेगा? m माइनस m डैश इंटू जी लगेगा। ठीक है, तो अब यहां समीकरण बनेगा बेटा। देखो द्रव्यमान कम ज्यादा हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, उत्प्लावक बल या जो गुब्बारे पे लग रहा वो तो इससे फर्क पड़ेगा। ये इसका गुब्बारा कितना फुला हुआ है, तो जितना पहले फुला हुआ था उतना अभी भी फुला हुआ है, तो F बल वही रहेगा। तो यहां पर अब समीकरण बनेगा F माइनस m माइनस m डैश इंटू जी बराबर होगा m माइनस m डैश इंटू ई। कितनों को ये बात चमकी? कितनों को समीकरण नंबर 2 चमका? हाँ बेटा, अपना डाउट बार बार रिपीट करने से कुछ नहीं होगा, यहां पर ध्यान दे। कितनों को ये समीकरण नंबर 2 चमक गया कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है। यहां पर क्या कि पहली बारी में तो नीचे आ रहा था तो mg माइनस f बराबर m होना चाहिए था। अब दूसरी बारी में उसी त्वरण से ऊपर जा रहा है, उसी त्वरण से ऊपर जा रहा है, तो त्वरण तो यही है, लेकिन अब f माइनस नीचे वाला मतलब इसका mg करना पड़ेगा। तो अब ये है m माइनस m डैश। ठीक है, अच्छा, तो f ऊपर की तरफ लग रहा है। अब इन दोनों को मिलाकर सॉल्व करके हमें m डैश की वैल्यू निकाल के देनी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो एक काम करता हूं, मैं f की वैल्यू जो उठाकर इसमें रख लेता हूं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ये हो जाएगा mg माइनस ma। f की वैल्यू देखो मैंने सही निकाली क्या? f की वैल्यू जो होगी वो mg माइनस ma हो जाएगी। तो अगर मैं उठाकर रख दूं इसमें तो ये कितना कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा mg माइनस ma
अच्छा, इसे अंदर ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस एम जी प्लस एम डैश जी बराबर होगा एम ए माइनस एम डैश ए। सब कुछ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्यों? मुझे एम डैश की वैल्यू निकालनी है। तो अगर सब कुछ मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर आपको दिख रहा होगा सर ये एम जी से एम जी कट गया, एम डैश ये रहा, एम डैश ये रहा। तो एम डैश को एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। तो इसे मैं इस तरफ ले आता हूं और ये एम ए को उधर भेज देता हूं। तो ये हो जाएगा एम डैश जी, ये इधर आ जाएगा, प्लस एम डैश ए बराबर होगा एम ए, ये माइनस वाला उधर जाएगा प्लस हो जाएगा एम ए। ठीक है, तो यहां से एम डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा यहां से? इसमें से कॉमन ले लो एम डैश, तो ये बचेगा जी प्लस ए बराबर होगा 2ma। तो नीचे आ जाएगा तो एम डैश जो बचेगा वो हो जाएगा 2ma अपॉन में जी प्लस ए। ठीक है, ये सवाल जो है वो किसी एक बड़ी मतलब सो कॉल्ड बड़ी कोचिंग के मॉडल का है, और ये चिंता ना करो, ये सवाल मैंने आज तक, है ना, मुश्किल से 2 बच्चों को, 2-4 बच्चे होंगे, है ना, जिन्होंने ये खुद से बना लिया। ये सवाल मुश्किल से 2-4 बच्चे होंगे जिन्होंने खुद से बना लिया था। ठीक है, मतलब मैंने आज तक ऐसे बहुत कम बच्चे देखे जिन्होंने ये सवाल बना लिया। अब तुम्हारा तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि तुम में से हो सकता है बहुत सारों ने वीडियो सॉल्यूशन देख लिया हो, लेकिन खुद से बिना वीडियो सॉल्यूशन देखे, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले वीडियो सॉल्यूशन नामक चीज तो होती नहीं थी। ठीक है, तो खुद से बना लिया था ना, और मतलब मेरे को नहीं याद है ऐसे, मेरे को शायद ही 1-2 बच्चे याद है जिन्होंने बनाया भी होगा। चल कैसे करा फिर से बता देता हूं। यहां पर इसमें नीचे की तरफ mg बल लगेगा, ऊपर की तरफ f बल लगेगा। तो mg माइनस f बराबर होगा ma के। ठीक है, इसमें देखेंगे f माइनस, ये f की वैल्यू निकाल ली तो जगह ये कैसे निकाला, ये f में से देखो, ये f को मैं इधर ले गया और ma को इधर ले आया, तो f उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा और ma इधर आके नेगेटिव बन जाएगा। तो mg माइनस ma बन गया यहां से। अब ये f की वैल्यू उठा के इसमें रखी। दूसरा समीकरण कैसे बनाया था, ऊपर f लग रहा है और हटाया हुआ द्रव्यमान m डैश है, तो बचा कितना, बचा यहां से m माइनस m डैश। तो हो जाएगा m माइनस m डैश इंटू जी बराबर होगा m माइनस m डैश इंटू a, और उस पूरे को सॉल्व करके हमने m डैश की वैल्यू निकाल ली। चलो लेक्चर नंबर 4 में ही और कोई सा डाउट? ओनली 11। अच्छा, हजार किलो द्रव्यमान वाली लिफ्ट की केबल में तनाव 1000 किलो भार है। अच्छा, तो लिफ्ट ऊपर की ओर, तो 11 नंबर में क्या डाउट है? ओनली 11 तो तुम्हें ये बन गया, और 11 नंबर तुम पूछ रहे हो क्या होगा। लेक्चर नंबर 4 में 11 नंबर का सवाल क्या, 1000 किलोग्राम का द्रव्यमान है, 1000 किलो भार, मतलब 1000, देखो ये 1000 mg हो गया, 1000 mg तो 1000 g नीचे द्रव्यमान है और 1000 g लिफ्ट में तनाव है ऊपर की तरफ, तो दोनों बराबर होते, नियत वेग से चलेगी, खत्म बात। लेक्चर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 18 0 होना चाहिए। अच्छा देख लेते क्वेश्चन नंबर 18। 1 किलो द्रव्यमान का एक पत्थर ट्रेन से 1 मीटर के साथ चल रहा है, फर्श पर गिरता हूं। क्या बोला है? 1 किलो द्रव्यमान के एक पत्थर, तो पत्थर पर क्रियाशाली कुल बल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, ट्रेन चल रही है, पत्थर तो स्थिर है। ठीक है, देखो एक्चुअल में सवाल में बोला गया कि 1 किलो द्रव्यमान का एक पत्थर, एक ट्रेन जो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है, कि फर्श पर गिरा हुआ है, तो पत्थर पर क्रियाशाली कुल बल क्या हो जाएगा? तो यहां पर एक्चुअल में क्या हो जाएगा, है ना, ये सवाल में हमसे घर्षण वर्षण भी पूछना चाहिए था, लेकिन अब ठीक है, घर्षण का सवाल नहीं है ये। तो इसमें हमारे पास 1 किलो का द्रव्यमान है, तो 1
mg तो नीचे लगेगा, ठीक है। अब लिफ्ट में जो कि त्वरण है, लिफ्ट में जो कि त्वरण है, तो इस पे आभासी बल जो है वो पीछे की तरफ लगने लगेगा, तो ma पीछे की तरफ लगेगा। तो एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, यहां से हो जाएगा 1 × 10, 10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें कुछ कंसेप्चुअल बात मिसिंग है, क्योंकि 1 किलो, हाँ लेक्चर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी बता देते, एक बार पहले ये देख लेते हैं। 1 किलो द्रव्यमान का एक पत्थर जो एक ट्रेन के 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चल रहा है। तो पत्थर चल रहा था या ट्रेन, ये चलो ठीक है, हमने माना ट्रेन चल रही थी, हिंदी थोड़ी कमजोर है इसकी। तो फर्श पर गिरा हुआ है, तो फर्श पर गिरा हुआ है, तो अगर फर्श पर रखा हुआ है तो वहां पर सूडो फोर्स भी लगना चाहिए था। तो एक्चुअल में इस सवाल में उसे हमें पूछना चाहिए था पत्थर पर क्रियाशाली कुल आभासी बल, है ना। क्या पूछना चाह रहा है वो? आभासी बल पूछना चाह रहा है। तो आभासी बल पूछेगा तो यहां पर, है ना, अच्छा आभासी बल क्रियाशाली कुल बल, तो यहां पर ठीक है, नहीं, यह सवाल का आंसर हर जगह से गलत ही है। क्योंकि देखो क्या होगा, यहां पर अगर हमने घर्षण माना, देखो क्या होता है, अगर यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है तो इसमें नीचे की तरफ तो mg लग रहा होगा, ओके सर, और इसमें पीछे की तरफ आभासी बल लगेगा ma, और ये पीछे की तरफ जाना चाहेगा लेकिन सतह इसे घर्षण देगी आगे की तरफ, ठीक है। तो घर्षण बल का और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का जो परिमाणी होगा वो कुल बल कहलाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल होगा mg के बराबर, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 एक बार मैं चेक कर लूंगा कि यहां पर कहीं कुछ ये इसमें मिसिंग तो नहीं है लाइन। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या बोला गया है कि F1 और F2 दो बल है, और तीसरा बल F3 के अंदर इसका वेग समान होगा, तो F3 क्या बेटा, मतलब ऐसा। क्वेश्चन नंबर 13 जिसको नहीं बना एक बार बता देता हूं, 12 भी बता देता हूं, फटाफट देखो यहाँ पर, है ना, क्लास का समय हो गया। यहाँ पर F1 F2 F3 तीनों का परिमाणी शून्य होना चाहिए। F1 F2 F3 तीनों का परिमाणी क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, तभी तो परिमाणी वेग या एक समान वेग से चलेगा, मतलब कि परिमाणी त्वरण शून्य है। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर 0 कर दो, तो F1 प्लस F2 जो होगा वो माइनस F3 के बराबर होना चाहिए। कुछ पल्ले पड़ रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, F1 प्लस F2 पहले निकालो, प्लस F3 वो 0 होना चाहिए, या F1 प्लस F2 निकाल लो, कितना आ रहा है, उसका नेगेटिव F3 के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ो, उसका नेगेटिव कर दो, वो हमारा आंसर होगा। एक लिफ्ट में 3 केबल 5 मिनट के ऊपर खींचा जाता है तो केबल में तनाव क्या होगा? बेटा ये भी सब वैसा ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 भी, है ना। यहाँ पर ऊपर की तरफ तनाव T मान लो, तो यहाँ पर T बराबर क्या हो जाएगा, M × G + A, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बस ये आंसर आ गया। चलिए, और कोई डाउट? हाँ, ये वाला सवाल तो अपने क्लास में करा हुआ है बेटा। इसका प्रणोद या थ्रस्ट जो होगा वो VdM/dt होगा, ठीक है। तो यहां पर द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है, और यहां पर रॉकेट का द्रव्यमान दिया गया, और हमें बोला गया है कि इसमें 5 ये चलो, ये VdM/dt करने की भी जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि आसान सवाल है, इसमें प्रारंभिक त्वरण दिया गया है और बोला गया है कि इसका रॉकेट का द्रव्यमान इतना है। तो हमें प्रारंभिक प्रणोद या थ्रस्ट पूछा, तो थ्रस्ट क्या हो जाएगा, थ्रस्ट बराबर हो जाएगा यहां पर कितना बल उस पे उस क्षण पर ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये हो जाएगा ma के बराबर, कितना त्वरण ऊपर की तरफ आ रहा है। तो द्रव्यमान इनको मल्टीप्लाई कर दो, जो क्लास में करा हुआ है हमने। एक व्यक्ति जब लिफ्ट में ऊपर की ओर एक समुद्र से जाती है, हाँ, यह सवाल बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी कैसे करना है। यहाँ पर हमें पकड़ना है कि एक व्यक्ति का लिफ्ट में भार, जब लिफ्ट स्थिर है और ए समान से ऊपर जा रही है, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है हमें जब व्यक्ति स्थिर है तो mg भार होगा, है ना, और लिफ्ट जब
स्थिर है और जब एथ वर्ण से नीचे जाती है तो नीचे जाएगी तो भार जो जगह एम जी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, ये डब्ल्यू डैश दिया हुआ है। अब बोला है डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू डैश जो होगा उसकी वैल्यू, इसका अनुपात 2:3 है, 3:2 है सॉरी, तो हमें ए का मान बताना। अब वैल्यू उठा के रख लो, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर जाएगा एम जी अपॉन में एम जी माइनस ए बराबर होगा 3/2। तो एम से एम कट गया, यहां से तनाव त्वरण निकाल लो। हाँ, तो होमवर्क करने में 1 घंटा तो लगेगा ही, 1 घंटा का 1.5 घंटा लगेगा। चलिए लेक्चर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 सभी पूछ लेते हो यार तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, एम द्रव्यमान की एक ठोस 6 मीटर प्रति सेकंड पे की जाती है तो 70 बेटा ये वाला तो सवाल हमने क्लास में करा हुआ है, इसका तो फॉर्मूला भी बनवा के लिखवाया है मैंने। एक बार क्लास देखो बेटा, जिसको क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है एक बार क्लास देखो, एक बार क्लास देख लो, बन जाएगा। क्लास में करवाया है ये, सीधा फॉर्मूला भी लिखवाया मैंने इसका। नहीं कल क्लास नहीं होगी, कल कोई क्लास नहीं होगी बेटा। हाँ, लेक्चर नंबर 8 का सीधे क्वेश्चन नंबर 10 और 12। चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन और बता सकता हूं मैं। लेक्चर नंबर 8 का एक बच्चा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 और 12। हाँ देखो देखो भैया, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी देखो। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैंने होमवर्क में डाला था ताकि आप लोग कुछ सोचो इसके बारे में और बताओ, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सेम ही है और मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 10 भी वही होगा। हाँ बिल्कुल, 11 भी वही है और अंतिम चाल। चलो ठीक है, ये तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो तो मैं ओरली बता देता हूं। लेक्चर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 10, यहां पे इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालो। इसका पूरे का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा संवेग में परिवर्तन के बराबर। तो क्षेत्रफल जो होगा संवेग में परिवर्तन के बराबर आ जाएगा। तो प्रारंभिक वेग दिया हुआ है या अंतिम वेग निकालना है। प्रारंभिक वेग शायद 0 ही दिया हुआ होगा, अच्छा नहीं, प्रारंभिक चाल 5 मीटर पर सेकंड है। तो क्षेत्रफल जो होगा वह संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा, m डेल्टा v के बराबर। अच्छा, ये वाला सवाल देख लो यार जल्दी से, है ना। इसमें आपको संवेग पूछा जाता है। यह ग्राफ दिया होगा, आपने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन, ft ग्राफ दिया होगा और आपको पूछा होगा कि वस्तु द्वारा प्राप्त संवेग क्या होगा। इसी प्रकार से ये वाले क्वेश्चन में भी हमें 4 ग्राफ दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि यहां पर आवेग अधिकतम क्या होगा, मतलब संवेग में परिवर्तन क्या होगा, ग्राफ देखकर बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे एक बार ध्यान से समझो, है ना। ft ग्राफ दिया हुआ है, ft ग्राफ क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का ये एक मतलब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कोई लेक्चर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कैसे करना होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है। लेक्चर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हमारे पास अगर एक ft ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो ft ग्राफ से हमसे आवेग पूछेंगे, है ना। जैसे मान के चलो ऐसा ग्राफ बना दिया, ये किसी भी प्रकार का ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो अगर हम इसमें जैसे ये अलग इसका बी पार्ट कर लेते हैं, ये 0.12 सेकंड दिया हुआ, 0.3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 0.3 न्यूटन दिया हुआ है, ये 0.1 दिया हुआ है और ये 0.2 सेकंड दिया हुआ है। देखो, तो आपको बेसिकली निकालना क्या होता है, इसमें निकालना होता है आपको आवेग। आवेग क्या होता है, आवेग जो होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग जो होता है वह संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है, डेल्टा पी होता है। अब ft ग्राफ से संवेग में परिवर्तन कैसे पता चलेगा, या ft ग्राफ से ना हम संवेग कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां पर अगर हमारे पास ft ग्राफ है तो हमें इसमें क्या देखना होगी, देखो ध्यान से। इसमें अगर मैं ये वाला जो ग्राफ है ना, अगर मैं इसमें यहां पर f और t ग्राफ है तो इसमें मैं एक मिनट, आवेग ही पूछा ना, अधिकतम आवेग जब होगा, एक मिनट होगा, इसमें तो कौन सा ग्राफ, इसमें आवेग अधिकतम होगा, आवेग अधिकतम होगा। अच्छा ओके ओके, आई एम सॉरी, ये वाला सवाल तो आसान है बेटा, ना। मैं एक्चुअली दूसरा सवाल कंसेप्ट एक्सप्लेन करने लग गया था, वो वाला कंसेप्ट शायद होमवर्क के कौन से सवाल में वो ढूंढना पड़ेगा, है ना। ओए होए होए होए, ये तो आसान सवाल है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 तो आसान है ना।
क्वेश्चन नंबर 12 तो आसान है। एक और कंसेप्ट था एक्चुअल में आपको पूछा जाता है ना, वो पीटी ग्राफ से पूछते हैं, है ना, तो माय बैड, है ना। ये वाला तो आसान सवाल है, इसको तो हमको कुछ फोटो वोटो बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको आवेग अधिकतम पूछो तो आप सबका क्षेत्रफल निकालो। एफटी ग्राफ दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबका क्षेत्रफल निकालो, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा आएगा वो आंसर आ जाएगा। अब मैं जो बता रहा था उस पर वापस जाता हूं। एक हमें क्या होता है, कभी ना शायद देखना होमवर्क में ऐसा सवाल मिलेगा, एक पीटी ग्राफ मिलेगा आपको, ठीक है। अब आपको इसमें क्या बोलेंगे, इसमें आपको यहां पर जैसे मान के चलो ये ऐसा था, ये ऐसा दे देंगे, है ना। तो इसमें अगर आपको ऐसा ग्राफ दिया जाए और आपको पूछे आवेग, तो आवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन होता है, संवेग में परिवर्तन। तो वो वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ढाल से सॉल्व करना होगा, है ना। क्या से, अगर मान के चलो हमारे पास यहां पर एक P और T के मध्य ग्राफ बना हुआ था, तो इसमें आपको पूछ सकता है कि इस क्षण पर आवेग में परिवर्तन क्या है, ठीक है। तो उसमें आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर संवेग में परिवर्तन देखना पड़ेगा, इसका संवेग में परिवर्तन देखना पड़ेगा, और फिर आवेग निकलेगा, है ना। ये सब जेईई के क्वेश्चंस होते ना, तो चिंता ना करो। ये वाला सवाल जो है वो मैं एक बार करवा दूंगा आपको, हो सकता है शायद होमवर्क में हो, ये वाला सवाल मैं आपको एक बार करवा दूंगा। एफटी ग्राफ तो आसान है, एरिया निकालना है। लेक्चर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9। ए का बी के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर त्वरण क्या होगा। देखो, जिसको ये वाले सवाल, ये भी बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्या करना होगा इसमें आपको पता है इधर वाला त्वरण mg sin थीटा है, इधर वाला त्वरण भी mg sin थीटा है। अब इसका ऊर्ध्वाधर घटक लेना पड़ेगा, है ना, mg sin थीटा का भी घटक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चिंता ना करो, चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको अगली बार बता दूंगा, है ना, अगली क्लास का समय हो रहा है। चलो एक काम करते हैं, मैं आने वाले दिनों में एक क्लास रख लूंगा जिसमें मैं आपको होमवर्क के सारे क्वेश्चंस और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए वो वाले डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है। और भी जो क्वेश्चंस बचे हुए होमवर्क के वो मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा। तो उसके लिए मैं मंडे को, हो सकता है कि मंडे के दिन जो नॉर्मल क्लास होती है उसी क्लास को रख लूं, होमवर्क डिस्कशन की क्लास फिर से। चलेगा सभी को? ठीक है, चलो एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मंडे वाली जो क्लास होगी उसमें मैं होमवर्क डिस्कशन की क्लास रख लेता हूं, या होमवर्क के कुछ इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो सारे डिस्कस करूंगा। लेक्चर नंबर 10 के भी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो मंडे के दिन जो क्लास है उसमें हम नया चैप्टर शुरू नहीं करेंगे, मंडे वाली क्लास में भी हम यही पढ़ लेंगे, और मंडे से, है ना, फिर मतलब ट्यूसडे से हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे, घर्षण वाला, ठीक है। हाँ, तो बेटा लेक्चर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 7 वगैरह जो भी डाउट्स है वो सब मंडे के दिन में क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर घर्षण शुरू करेंगे। चलो, तो मंडे के दिन होमवर्क फाइनल हो चुका है, मंडे के दिन होमवर्क डिस्कशन की क्लास होगी, और ट्यूसडे के दिन से हम एक और नया चैप्टर शुरू करेंगे। चलो, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।